मौर्य वंश का जो फोर्थ पार्ट था, थोड़ा बहुत बचा है। मैंने अशोक में आपको शिलालेख तक तो पढ़ा दिए थे, 2 भागों में बांटकर। आज मैं लास्ट पार्ट डाल रहा हूँ मौर्य वंश का, जिसमें मैं आपको प्रशासन भी पढ़ाऊंगा, साथ साथ में मौर्यकालीन साहित्य भी करवाऊंगा। और अशोक के जितने भी और शिलालेख बचे हैं, जैसे सप्त स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है, ये और भी पढ़ाऊंगा। जैसे अशोक के गुहा शिलालेख भी है, ये भी इन पर भी चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब किए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं मौर्य वंश का नेक्स्ट पार्ट। अब देखो, मैंने आपको पीछे वाले पार्ट में कहां तक पढ़ा दिया था। मैंने आपको पढ़ाया था अशोक के शिलालेख। सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया था कि अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो मैं अभी अभी आपको पब्लिसिटी करके ही बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा था हमने। सबसे पहले अशोक के शिलालेख, ये तो संख्या में 14 है, इनको 2 भागों में बांट देंगे। फिर अशोक के पढ़ेंगे हम लोग शिलालेख, फिर अशोक के पढ़ेंगे लघु शिलालेख, फिर अशोक के स्तंभ लेख, और फिर लास्ट में आएगा अशोक के गुहा लेख। तो यानी शिलालेख मैंने सबसे पहले उठाए थे। शिलालेख में मैंने एक तो आपको बताया था चतुर्दश शिलालेख, एक तो चतुर्दश शिलालेख बताया था, और दूसरा बताया था लघु शिलालेख। एक तो चतुर्दश शिलालेख और एक बताया था मैंने आपको लघु शिलालेख। चतुर्दश शिलालेख मैंने आपको बता दिया कि संख्या में कितने बताए थे, 8 बताए थे, और ये लघु शिलालेख थे, इनमें मैंने आपको बताए थे 17। यानी ये तो मैंने बता दिया, गिरनार हो गया, शहबाजगढ़ी हो गया, धौली हो गया, जोगढ़ हो गया, सोपारा हो गया, कालसा हो गया, मानसहरा हो गया, ये सारे के सारे एरर गुड्डी है। ये 8 जो है ये तो अशोक के चतुर्दश शिलालेख है। ये मैंने आपको 17 बताए थे, 17 बताए थे, जिनमें से मैंने आपको ये कहा था कि एमपी में 3 है लघु शिलालेख। फिर कर्नाटक बताया था, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। फिर कर्नाटक मैंने 9 बताए थे। इसके बाद में यूपी में मैंने 1 बताया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश में मैंने 2 बताए थे। फिर अपना राजस्थान में 1 बताया था। तो 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, और 1 बिहार में है, 1 बिहार में। इस प्रकार कुल मिलाकर अशोक के लघु शिलालेख कितने हो गए, 17 बताए थे। 17 मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए। बात मैं पिछले वीडियो में यहाँ की कर रहा था, राजस्थान में जो अशोक का लघु शिलालेख मिला है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उससे कई बार प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। तो इनमें जो मैंने कर्नाटक वाले में बताए थे 9, इनमें एक अशोक का लघु शिलालेख था सन्नाती। इसका ध्यान रखना, यह सन्नाती जो लघु शिलालेख है यह अशोक का नवीनतम शिलालेख है, नवीनतम शिलालेख है सन्नाती अशोक का। तो अब मैं जिक्र करता हूं, ये पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है मैंने, तो अब मैं जिक्र करता हूं बाबरू शिलालेख का। फिर मैं आपको अशोक के यानी सप्त स्तंभ लेख पढ़ाऊंगा। तो अशोक का जो बाबरू शिलालेख है, यानी सन्नाती तो अशोक का नवीनतम शिलालेख है, बाबरू के शिलालेख की बात करती है लघु शिलालेख है, बाबरू शिलालेख। ये कहां से प्राप्त हुआ है तो ध्यान रखना, बाबरू शिलालेख राजस्थान की जो बेराट सभ्यता है, बेराट से प्राप्त है। वैसे आप राजस्थान ही याद रख सकते हो क्योंकि स्टेट सेंटर लेवल में तो सिर्फ स्टेट का ही नाम पूछा जाता है, बाकी आप अगर राजस्थान की तैयारी करो स्टेट लेवल की तो आपको बेराट याद रखना पड़ेगा। तो बाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ था, हमें राजस्थान की बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ था। बाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी, बाबरू शिलालेख की खोज 1840 में हुई थी। करने वाला व्यक्ति था कैप्टन बरट। कैप्टन बरट ने बाबरू शिलालेख की खोज की थी 1840 में बेराट से। और ये बाबरू शिलालेख है, ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, ये अशोक ने कौन सी लिपि में लिखवाया था, ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था। कौन सी लिपि में लिखवाया था, ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था बाबरू शिलालेख। और ये अशोक का एकमात्र बेलनाकार शिलालेख है, ये अशोक का बेलनाकार शिलालेख है। ये पहिए पर खुदा हुआ मिला है, इसमें इस कारण ये बेलनाकार है, क्योंकि पहिया तो गोल ही होता ना, तो इसलिए अशोक का एकमात्र शिलालेख जो बेलनाकार है। मोस्टली क्या है इसी, ये मोस्टली क्यों है बाबरू शिलालेख की आप जिक्र करें तो बाबरू शिलालेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया है, अशोक को मगध का राजा बताया गया बाबरू शिलालेख में। साथ में ही बाबरू शिलालेख अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है बाबरू शिलालेख, और इसमें अशोक को मगध का राजा बताया गया है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है,
अशोक ने, मैंने बताया था कि कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो अशोक का बौद्ध धर्म होने का सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा शिलालेख है? तो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण, अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण, अशोक के बौद्ध धर्म होने का सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा शिलालेख है? इसी बाबरू शिलालेख में तो कहा गया कि अशोक ने वास्तव में कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक के बौद्ध धर्म होने का सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा है? बाबरू शिलालेख है। अब पिछली बार कांस्टेबल के एग्जाम में क्या प्रश्न आया था? कांस्टेबल के एग्जाम में यह प्रश्न आया था कि बाबरू शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में है? ये कांस्टेबल का प्रश्न था। तो बाबरू शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में है? कलकत्ता संग्रहालय में है। कौन से संग्रहालय में? ये वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में है बाबरू का शिलालेख। तो अशोक के, ये तो बाबरू का शिलालेख है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे प्रश्न आया हुआ है। खोज 1840 कैप्टन बर्ट, लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में। और ये बेलनाकार शिलालेख है, इसमें अशोक को मगध का राजा, साथ में अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि अशोक ने वास्तव में बौद्ध धर्म अपनाया था, यानी अशोक के किसी भी शिलालेख में बौद्ध धर्म का उल्लेख नहीं किया गया। मात्र एक शिलालेख है बाबरू का शिलालेख, जिसमें यह कहा गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। वर्तमान में कहाँ ये? वर्तमान में ये कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। तो इनकी ये तो बात थी अशोक के शिलालेखों की कि अशोक के कितने शिलालेख थे। शिलालेख वैसे 14, 2 भागों में बांट दोगे तो अलग अलग हो जाएंगे। अब है अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांटा गया है। अशोक के स्तंभ लेखों को, एक है अशोक के सप्त स्तंभ लेख, एक तो है अशोक के सप्त स्तंभ लेख, और दूसरा है अशोक के लघु स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांटा गया, एक सप्त स्तंभ लेख, दूसरा कौन सा है? लघु स्तंभ लेख। अशोक के सप्त स्तंभ लेख संख्या में कितने हैं? तो ध्यान रखना ये 6 है। और ये कितने हैं? लघु स्तंभ लेख अशोक के संख्या में कितने हैं? 5 है। अब 6 कौन कौन से? ये ध्यान रखना, इन प्रत्येक स्तंभ लेख पर 7 अभिलेख लिखे हुए हैं। प्रत्येक स्तंभ लेख पर 7 अभिलेख लिखे हुए हैं, इसलिए इनका नाम है सप्त स्तंभ लेख। लेकिन संख्या में कितने हैं? ये संख्या में 6 ही है। देखो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है दिल्ली टोपरा, नंबर 2 है दिल्ली मेरठ, नंबर 3 है लोरिया अर्राज, नंबर 4 है लोरिया नंदगढ़, और नंबर 5 है रामपुरवा, और नंबर 6 है प्रयाग प्रशस्ति। ये अशोक के सप्त स्तंभ लेख संख्या में कितने हैं? तो ध्यान रखना 6 है, लेकिन इन प्रत्येक पर नहीं है, यानी जितने एकमात्र अभिलेख है ये लघु शिलालेख स्तंभ लेख है जिस पर 7 अभिलेख पूरे मिलते हैं, बाकी सब पर 6 ही 6 है। ये संख्या में 6, लेकिन इनका नाम वैसे क्या दे दिया? सप्त स्तंभ लेख। जैसे चतुर्दश शिलालेख है उसी प्रकार है। दिल्ली टोपरा वाले की बात करते हैं। दिल्ली अशोक ने इसे हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर स्थापित करवाया था। ये टोपरा नामक स्थान है, हरियाणा में पड़ता है। अशोक ने इसे टोपरा नामक स्थान पर स्थापित करवाया था। उस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक इसे उठाकर कहाँ ले आता है? दिल्ली ले आता है, इसलिए तो इसे कहा जाता है दिल्ली टोपरा। मेरठ, दिल्ली मेरठ में क्या है? अशोक ने इसे उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित करवाया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित करवाया था, और यही फिरोज शाह तुगलक इसे उठाकर दिल्ली ले आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दिल्ली मेरठ कहा जाता है। अब इसकी बात करो टोपरा वाले की। दिल्ली टोपरा एकमात्र अशोक का स्तंभ लेख है जिस पर 7 अभिलेख पूरे मिलते हैं। 7 अभिलेख पूरे मिलते हैं, वो अशोक का एकमात्र स्तंभ लेख है दिल्ली टोपरा। इन बाकी पर 6 लिखे हैं, किसी पर 7 नहीं लिखा है। 7 तो एक ही है, मात्र दिल्ली टोपरा वाले पर। पहले है तो दिल्ली टोपरा, इस पर अशोक के 7 अभिलेख पूरे मिलते हैं, बाकी सब पर 6 है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। यूपी में स्थापित करा अशोक, और फिरोज शाह तुगलक उठाकर इसे दिल्ली ले आता है, इसलिए इसे कहा जाता है दिल्ली मेरठ। आपको ये तो पता ही है कि मेरठ से ही भारत में क्रांति प्रारंभ हुई थी संडे वाले दिन। लोरिया राज, लोरिया नंदगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों ही अशोक ने बिहार में
बिहार के चंपारण में स्थापित करवाए थे। और ये चंपारण बिहार में, चंपारण से बिहार से नेपाल जाओगे, नेपाल वाले रास्ते पे है। तीनों लोरिया राज, लोरिया नंदगढ़ और रामपुर बिहार के चंपारण नामक स्थान पर लगाए थे। ये चंपारण का भी बड़ा अत्यधिक महत्व है। चंपारण थोड़ा सा बता देता हूं मैं। चंपारण बिहार में पड़ता है। यहाँ गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था 1917 में। 1917 में हुआ था, जो नील की खेती के लिए हुआ था, 3 कटिया पद्धति के कारण हुआ था। यहाँ गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था। और पहला सत्याग्रह वैसे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, भारत में पहली बार यही किया था। यही गांधी जी चंपारण सत्याग्रह को सफल करता है, तब यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि देता है। गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देता है, वो चंपारण ही था, यही हुई थी। चलो इसका जिक्र आगे भी हम करेंगे। तो ये दिल्ली टोपरा वाला है, ये अशोक ने हरियाणा में स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में स्थापित करवा देता है। मेरठ वाले को अशोक मेरठ में स्थापित करवा देता है, फिरोज तुगलक दिल्ली में स्थापित करे। लोरिया राज, लोरिया नंदगढ़ और रामपुरवा तीनों ही बिहार में पड़ते हैं, चंपारण में। यहां अशोक ने स्थापित करवाया था। दूसरी एक बात और, अशोक के जितने भी शिलालेख है, वो स्तंभ लेख है, वो सारे के सारे कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के सभी स्तंभ लेख कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी। सबकी लिपि, इन सबकी लिपि ब्राह्मी लिपि, इसके अलावा कोई लिपि नहीं है। अब प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति को अशोक ने मूल रूप से कहां लगवाया था? अशोक ने मूल रूप से कौशाम्बी में लगवाया था, मूल रूप से कौशाम्बी में लगाया था। और इसका निर्माण करता अशोक था। अशोक ने प्रयाग प्रशस्ति को कहां लगवाया? कौशाम्बी में लगवाया। मुगल बादशाह अकबर आता है, मुगल बादशाह अकबर इसे यहां से उठाकर अपने दुर्ग इलाहाबाद में स्थापित करवा देता है। और इलाहाबाद को वर्तमान में क्या कहा जाता है? प्रयाग या फिर प्रयागराज कहा जाता है। मुगल बादशाह अशोक इसे उठाकर कहां ले आता है? इलाहाबाद में स्थापित करवा देता है। अब देखो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध कितने शासकों से हो गया? निर्माण करवाया अशोक ने, लेकर कौन आया? इलाहाबाद दुर्ग में अकबर लेके आया। इस प्रयाग प्रशस्ति पर सर्वाधिक लेख किसके मिलते हैं? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रयाग प्रशस्ति पर सर्वाधिक लेख किसके मिलते हैं? तो ध्यान रखना, समुद्रगुप्त के मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति पर सर्वाधिक लेख किसके मिलते हैं? समुद्रगुप्त के मिलते हैं। और समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सर्वाधिक लेख समुद्रगुप्त के मिलते हैं। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति से जहांगीर के भी लेख मिले हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध कितने शासकों से हो गया? 4 शासकों हो गया। अशोक स्थापित करवाता है, अकबर इलाहाबाद दुर्ग में स्थापित करवाता है, और सर्वाधिक लेख समुद्रगुप्त के। इसके अलावा मुगल बादशाह जहांगीर के भी लेख मिले हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध पूछे तो कितने शासकों से है? तो आपको आंसर देना है 4। अशोक, अकबर, जहांगीर और समुद्रगुप्त के सर्वाधिक लेख मिले। इसके अलावा एक मैं आपको और अच्छी जानकारी देता हूं। प्रयाग प्रशस्ति पर भी अकबर का मित्र बीरबल, इसके भी लेख मिले हैं। ये खास बात थी इसकी। प्रयाग प्रशस्ति से बीरबल के भी लेख मिले हैं। ये अकबर का मित्र था ना, मूल नाम महेशदास था, इसके भी लेख मिले हैं। लेकिन यहां से प्रश्न आए तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? अगर वो यूं पूछे कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध कितने शासकों से? शासक 4 ही थे, क्योंकि ये बीरबल शासक नहीं था, लेकिन बीरबल की भी लेख जरूर मिले यहाँ से प्रयाग प्रशस्ति। तो ये अशोक के शपथ स्तंभ लेख है, जो संख्या में 6 है। दिल्ली टोपरा वाले पर एक ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर 7 अभिलेख है, बाकी सब पर 6 अभिलेख लिखे गए हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध कितने शासकों से है? 4 शासकों से है। अब देखो लघु स्तंभ लेख। अशोक के लघु स्तंभ लेख कितने हैं? 5 ही हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 सांची, नंबर 2 सारनाथ, नंबर 3 कौशाम्बी, नंबर 4 रूमंदेई और नंबर 5 निगलवा। ये अशोक के लघु स्तंभलेख संख्या में कितने हैं? 4 है। इनकी भी लिपि ब्राह्मी है, सबकी लिपि ब्राह्मी है। अब ये तो आपको पता है, सांची भी यूपी में, सारनाथ भी यूपी में, कौशाम्बी भी यूपी में, ये 2 नेपाल से हैं। रूमंदेई और निगलवा दोनों ही नेपाल से प्राप्त हुए हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में एक बात बीच में बताई थी कि अशोक के 2 लघु स्तंभलेख है जो नेपाल से प्राप्त हुए, रूमंदेई और निगलवा। ये 2 ही नेपाल से प्राप्त हुए हैं, बाकी सारे 3 यूपी से हैं। अब देखो सांची और सारनाथ पर 4 सिंहों का चित्रांकन किया गया है। सांची पर भी 4 सिंह और सारनाथ पर भी 4 सिंह हैं।
इन सब का विषय कौन सा है, तो ध्यान रखना इन दोनों का विषय कौन सा है, प्रशासनिक है। सांची और सारनाथ का विषय प्रशासनिक है। कौशाम्बी और निगलवा का भी विषय क्या है, प्रशासनिक है। लेकिन रूमंदेही का ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी आपको बात बता चुका हूं, रूमंदेही अशोक का एकमात्र सब शिलालेखों में एकमात्र शिलालेख है जिसका विषय आर्थिक है। आर्थिक या फिर अशोक के काल में कर नीति का उल्लेख एकमात्र शिलालेख करता है, कौन सा, रूमंदेही का शिलालेख है। बाकी सभी का विषय क्या है, प्रशासनिक है। इस पर चार सी हैं, इस पर चार सी हैं। कौशाम्बी यूपी में इनका सबका विषय प्रशासनिक है, लेकिन रूमंदेही का विषय कौन सा है, आर्थिक या फिर कर नीति से अर्थव्यवस्था से संबंधित है रूमंदेही का शिलालेख। दो नेपाल से प्राप्त हुए हैं, बाकी सब कहां से प्राप्त हुए, यूपी से प्राप्त हुए हैं, अशोक के लघु स्तंभ लेख। तो ये है अशोक के लघु स्तंभ लेख। अच्छा, इसमें क्या लिखा है अशोक ने, इसमें लिखा है अशोक ने संघ भेद रोकने के लिए जिक्र किया गया है। और कौशाम्बी में तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख एकमात्र अशोक का लघु शिलालेख है जिसमें अशोक की एकमात्र पत्नी का नाम मिला है, कौन सी का, कारुवाकी का। इसलिए तो कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि अशोक की इसमें रानी का जिक्र मिला है ना। कौन सी रानी का, कारुवाकी का, जिसका दो एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी। पुत्र तीवर था और पुत्री चारुमती थी, जिसने नेपाल के राजा के साथ, देवपाल के साथ विवाह किया था। तो ये तो है अशोक के स्तंभ लेख। पहले मैंने आपको शिलालेख बताए, फिर मैंने स्तंभ लेख बताए। अब मैं आपको बता देता हूं अशोक के गुहा लेख। अशोक के गुहा लेख, अशोक के गुहा लेख कितने हैं, 3 ही हैं। कौन कौन से हैं, नंबर 1 बराबर की पहाड़ियों का गुहा लेख, बराबर की पहाड़ियों का गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब गुफा पर लिखा गया लेख। नंबर 2 पनगुड्रिया का गुहा लेख, पनगुड्रिया का गुहा लेख। और नंबर 3 है नागार्जुनी गुहा लेख। ये अशोक के 3 गुहा लेख है, लेकिन इनमें तीनों का इंपोर्टेंट है। पनगुड्रिया गुहा लेख सर्वाधिक इंपोर्टेंट है इनमें से, क्योंकि इसका एक अलग ही नाम निकल कर आएगा। बराबर की पहाड़ियों में क्या हुआ था, देखो बराबर की पहाड़ियों में मैंने बताया था कि अशोक प्रत्येक 5 वर्ष बाद जनता के पास अधिकारियों को भेजता था जनता की समस्या का निपटारा करने के लिए, और फिर अशोक प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात जनता के पास स्वयं जाया करता था जनता को समस्या सुनने के लिए। तो अशोक जब पहली बार अपने राज्य से 10 वर्षात गया था बिहार में बराबर की पहाड़ियों, वहां मैंने ये भी कहा था कि अशोक 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है, कर्ण, सुदामा, चौपार और विसो झोंपड़ी। इन 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में। यह अशोक का गुहा लेख है। और ये चारों गुफाएं अशोक ने किसके लिए, रहने के लिए बनवाई थी, ये भी प्रश्न अच्छा है, आजीविक संप्रदाय के लिए। आजीविक संप्रदाय के लिए अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था बराबर की पहाड़ियों में। वो गुफा कर्ण, सुदामा, चौपार, विसो झोंपड़ी। यानी प्रश्न यहाँ से क्या है, कई बार एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किस संप्रदाय के भिक्षुओं को रहने के लिए करवाया था। तो आंसर क्या बनेगा फिर, आजीविक संप्रदाय के लिए। पनगुड्रिया गुहा लेख, पनगुड्रिया गुहा लेख अशोक का एकमात्र गुहा लेख है जिसमें अशोक को महाराज कुमार कहा गया है। जितने भी अशोक के शिलालेख मिले हैं उनमें 2 ज्यादा नाम मिले हैं, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी नाम, प्रियदर्शी राजा। ये तो 2 अशोक की उपाधियां थी। 4 शिलालेख मैंने ऐसे बताए थे जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। सबसे पहले मोस्क में मिला था, 1915 बिडल महोदय ने खोजा था। और पनगुड्रिया गुहा लेख में अशोक को क्या कहा गया, महाराज कुमार कहा गया। अशोक का एकमात्र गुहा लेख, शिलालेख भी कह दो कोई फर्क नहीं है। शिलालेख जितने भी शिलालेख है, किसी भी शिलालेख में अशोक का नाम महाराज कुमार नहीं है, बस एकमात्र पनगुड्रिया गुहा लेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक है। नागार्जुनी गुहा लेख, ये नागार्जुनी गुहा लेख है, ये अशोक का जो पोत्र था ना, पोता कह सकते हो अपनी भाषा में, पोत्र दशरथ ने स्थापित करवाया था। नागार्जुनी गुहा लेख की यानी निर्माण करता था अशोक के पुत्र दशरथ ने करवाया था। तो ये तो बच्चे थे, क्या था, अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख और अशोक के गुहा लेख।
जब मैं पढ़ाऊंगा आपको मौर्य काल, मौर्य प्रशासन का साहित्य, वहां मैं आपको अशोक के 14 शिलालेखों का जिक्र करूंगा। पहले में क्या लिखा है, जैसे अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है जिसमें दम यात्रा का उल्लेख किया गया है। और 5वां शिलालेख में अशोक के दम नामक आदमी की दम महामात्र नामक व्यक्ति की नियुक्ति करता है, वो 5वां शिलालेख है। तो ये मैं जब साहित्य पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा आपको। अब देखो, मैंने जो आपको लघु स्तंभ लेख बताए थे, इनमें सारनाथ का पढ़ लेते हैं। सारनाथ का लघु स्तंभ लेख बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, सारनाथ का जो लघु स्तंभ लेख है, अशोक ने वाराणसी में स्थापित करवाया था। कौशाम्बी के निकट वाराणसी यूपी में स्थापित करवाया था अशोक ने। वाराणसी को क्या कहा जाता है, भारत का सिटी ऑफ वेल्स, घंटियों का शहर, राजस्थान का झालरापाटन झालवाड़ा। तो वाराणसी में स्थापित करवाया था अशोक ने। इस सारनाथ के लघु शिलालेख स्तंभ लेख पर 4 शेरों का चित्रांकन किया गया है। 4 शेरों का चित्रांकन किया गया है। सारनाथ के लघु स्तंभ लेख पर 4 शेरों का चित्रांकन किया गया है। इस हिसाब से 4 शेरों का चित्रांकन किया गया है। बीच में एक चक्कर भी बना हुआ है, बीच में एक चक्कर बना हुआ है। ये 4 सिंह हैं, ये आपस में पीठ सटाए हुए बैठे हैं। तो ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेता है कि अशोक के सारनाथ का जो लघु स्तंभ लेख है, इस पे जो 4 सिंह दर्शाएंगे ये किस बात को प्रदर्शित करते हैं। तो ये अशोक के युद्ध के प्रति थकान को प्रदर्शित करता है, इन्हें अशोक के अहिंसा का मार्ग दर्शाते हैं। क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए अशोक का क्या दर्शाते हैं, यह अशोक का अहिंसा का मार्ग दर्शाते हैं। 4 शेरों का चित्रांकन किया गया सारनाथ के लघु स्तंभ लेख पर, और इसमें एक चक्कर बनाया गया जिसमें कुछ तीलियां भी है, कुछ तीलियां भी है इस हिसाब से। तो ये जो चक्कर है ये अशोक का कौन सा, अशोक चक्कर नहीं है, ध्यान रखना। ये जो सारनाथ के लघु शिला स्तंभ लेख पर जो चित्र बना है, ये भगवान गौतम बुद्ध के धर्म परिवर्तन का चक्कर है। धर्म परिवर्तन का चक्कर है, ये अशोक चक्कर नहीं है, ये ध्यान रखना। गौतम बुद्ध के धर्म परिवर्तन का चक्कर है। और इस चक्कर में कितनी तीलियां, तो ध्यान रखना, इस चक्कर में 32 तीलियां हैं। सारनाथ के लघु स्तंभ लेख पर जो चक्कर बना हुआ है वो गौतम बुद्ध के धर्म परिवर्तन का चक्कर है। इसमें कितनी तीलियां हैं, 32 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं, 32 तीलियां हैं। और ध्यान रखना, आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी कहां से लिया गया है, आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के लघु स्तंभ लेख से लिया गया है। आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है, सारनाथ के लघु स्तंभ लेख से लिया गया। और दूसरी बात, अशोक चक्र की बात करें तो अशोक चक्र कहां है, अगर सारनाथ के लघु शिलालेख में नहीं है तो कहां है, तो अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें जो चक्कर है वो अशोक चक्र है। और उसमें कितनी है, 24 तीलियां हैं, उसमें 24 तीलियां। इन 32 तीलियों का तो संबंध हो गया, किससे हो गया, 32 तीलियों का तो गौतम बुद्ध से संबंधित है, जो गौतम बुद्ध के उपदेशों से रिलेटेड है। और ये 24 तीलियां 24 घंटों से संबंध रखती है, 24 तीलियां 24 घंटों से संबंध रखती है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया, सारनाथ के लघु स्तंभ लेख से लिया गया, सत्यमेव जयते वाला। और भारत के अशोक चक्र कहां है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में है। और गौतम बुद्ध का चक्र, धर्म परिवर्तन का चक्र सारनाथ के लघु स्तंभ लेख पर है। अशोक ने वाराणसी में स्थापित करवाया था इसे। ये लो जी, अशोक मौर्य वंश के तो बातें को कंप्लीट होगी। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, अशोक के काल में अन्न के भंडारों का उल्लेख कहां से मिला है। अशोक के शासन काल में अन्न का भंडारों का भी उल्लेख किया गया कि अन्न के भंडार कहाँ है। तो दो कौन कौन से हैं ऐसे अब शिलालेख जिनमें अन्न के भंडारों का जिक्र किया गया, तो ध्यान रखना, एक है माहिस्थान और दूसरा है सहगुरा। माहिस्थान और सहगोरा से, दोनों से अशोक के अन्न के भंडारों का उल्लेख मिलता है, माहिस्थान और सहगोरा से। तो ये तो बातें थी अशोक की, सारी बातें बता दी मैंने, एक भी ऐसी कोई बात नहीं बची है जो नहीं बताई है। अब मैं मौर्यकालीन प्रशासन की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। मौर्यकालीन प्रशासन की, अब मौर्यकालीन प्रशासन की बात करें तो मौर्यकालीन है, यानी मौर्य वंश भारत का ऐसा वंश था, यानी किस पर आधारित था, तो ये राजतंत्रात्मक पर आधारित था, राजतंत्रात्मक
तंत्रात्मक पर आधारित था। यानी भारत को पहली बार राजनीतिक एकता में बांधने वाला कौन सा था? भारत की राजनीतिक एकता में बांधने वाला पहला राजवंश भी मौर्य वंश ही हुआ था। मौर्य वंश ऐसा राजवंश था जिसने पहली बार भारत को राजनीतिक एकता में बांधा था। और ये किस पर आधारित था? ये राजतंत्रात्मक पर आधारित था भारत का मौर्य कालीन का प्रशासन। अब मैं जब आगे बताऊंगा अर्थशास्त्र का भी जिक्र करूंगा और इंडिका का भी जिक्र करूंगा। तो मौर्य कालीन किस पर आधारित था? राजतंत्रात्मक आधारित था और पहला ही राजवंश था जिसने भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में इसी ने बांधा था। ध्यान रखना, प्राचीन भारत में सबसे विस्तृत नौकरशाही भी कहां थी? मौर्य काल में थी। यह भी एक अच्छा प्रश्न है। प्राचीन भारत में सबसे विस्तृत नौकरशाही किस राजवंश में प्रचलित थी? तो सबसे मौर्य वंश में थी। यह भी एक अच्छा प्रश्न है। प्राचीन भारत में सबसे विस्तृत नौकरशाही कहाँ है? मौर्य वंश में थी। चाणक्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? चाणक्य ने मौर्य काल में राज्य के सप्तांग बताए हैं। चाणक्य ने कहा है कि यहाँ इनके राज्यों को 7 भागों में 7 वैसे सप्तांग बताए हैं। कौन कौन से सप्तांग बताए हैं चाणक्य ने? चाणक्य ने जो राज्य के सप्तांग बताए, जिनमें चाणक्य ने सबसे पहले अर्थशास्त्र में बताया है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र का डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा जब इंडिका के साथ में। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने राज्य के सप्तांग बताए हैं। 1 नंबर पर बताया इसने राजा को, दूसरा बताया अमात्य को, राजा को बताया गया, अमात्य को बताया गया, तीसरा बताया गया इसने राष्ट्र को, चौथा बताया इसने दुर्ग को, पांचवां बताया सेना को, सेना की जगह आप बल भी लिख सकते हो, एक ही बात है, छठा बताया कोष को और सातवां बताया है मित्र को। चाणक्य ने जो राज्य के सप्तांग बताए वो ये सप्तांग है। नंबर 1 राजा, नंबर 2 अमात्य, नंबर 3 राष्ट्र, नंबर 4 दुर्ग, नंबर 5 सेना, नंबर 6 कोष और नंबर 7 क्या बताया है? मित्र बताए हैं। ये है मौर्य वंश के मौर्य काल में राज्य के 7 सप्तांग थे जो चाणक्य ने बताए हैं। अब देखो चाणक्य ने और क्या कहा है। चाणक्य ने कहा है कि राज्य की जो प्रबल आवश्यकता है वो कौन सी है? मंत्री परिषद है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य की जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो मंत्री परिषद करती है। साथ में चाणक्य ने यह भी कहा है कि राज्य मंत्री यानी कि राज्य जिस प्रकार यानी जैसे कि एक पहिए के ऊपर राज्य नहीं चल सकता यानी या एक पहिए के ऊपर गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार चाणक्य ने कहा है कि मंत्री परिषद के बिना राज्य नहीं चल सकता। तो मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में मंत्री परिषद हुआ करती थी। चाणक्य इस बात का अर्थशास्त्र में उल्लेख करता है। और मंत्री परिषद के सदस्यों का जो वेतन था वो 12,000 पण था। मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन कितना हुआ करता था मौर्य काल में? 12,000 पण हुआ करता था मौर्य काल में मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन। अब ये पण क्या है? ये पण मौर्य काल में प्रचलित एक चांदी का सिक्का था। मौर्य काल में प्रचलित एक चांदी का सिक्का था और इसी पण को मौर्य काल में करसापण भी कहा जाता है और धरण भी कहा जाता है। 2 नाम है इसके पण के। मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन 12,000 पण हुआ करता था और ये पण मौर्य काल में प्रचलित एक चांदी का सिक्का था और इसी सिक्के को करसापण या फिर धरण भी कहा जाता है। अब देखो इस मंत्री परिषद के नीचे एक छोटी सी एक और संस्था थी जिसे मंत्रिण कहा गया है। मौर्य काल में मंत्री परिषद के नीचे एक छोटी संस्था और थी, मंत्रिण संस्था हुआ करती थी। इस मंत्रिण में क्या होता था? इस मंत्रिण में क्या हुआ करता था? विश्वसनीय व्यक्तियों की एक संस्था, विश्वसनीय व्यक्तियों की एक छोटी सी परिषद, व्यक्तियों की एक छोटी सी परिषद हुआ करती थी और इस परिषद में 3 या 4 व्यक्ति हुआ करते थे। मौर्य काल में मंत्री परिषद के नीचे एक छोटी संस्था और थी, मंत्रिण संस्था कहा जाता है और इसे विश्वसनीय व्यक्तियों की छोटी सी परिषद, इसमें 3 या 4 व्यक्ति हुआ करते थे। इस मंत्रिण के सदस्यों का जो वेतन हुआ करता था वो 48,000 पण हुआ करता था। मंत्रिण के सदस्यों का वेतन कितना हुआ करता था? 48,000 पण हुआ करता था। ये पण वही है जो मौर्य काल में प्रचलित चांदी का सिक्का था। तो देखो चाणक्य ने राज्य के सप्तांग बताए हैं, ये वो सप्तांग है और चाणक्य ने राज्य की प्रबल आवश्यकता बताई है मंत्री परिषद को अर्थशास्त्र में। और चाणक्य ने यह कहा है कि जिस प्रकार गाड़ी एक पहिए पर नहीं चल सकती उसी प्रकार राज्य किसके बिना नहीं चल सकता? मंत्री परिषद के बिना नहीं चल सकता। और मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन कितना होता था? 12,000 पण होता था
और ये पण मौर्य काल में प्रचलित एक चांदी का सिक्का था और इसी सिक्के को करसापण या फिर धरण कहा जाता है। मंत्री परिषद के नीचे क्या हुआ करती थी, एक मंत्रिण हुआ करती थी। ये विश्वसनीय व्यक्तियों की एक छोटी सी संस्था हुआ करती थी, इसमें 3 या 4 व्यक्ति हुआ करते थे और मंत्रिण के सदस्यों का वेतन कितना था, 48,000 पण हुआ करता था। अब सबसे इंपोर्टेंट, मंत्री परिषद को अशोक के जितने भी अभिलेख है, शिलालेख है, अभिलेखों में मंत्री परिषद को क्या कहा गया है, परिषा कहा गया है। ये अच्छा प्रश्न है। जैसे मुगल काल में जिलों को सरकार कहा गया, मंत्री परिषद को विजारत कहा गया, तो इसी प्रकार मौर्य काल में मंत्री परिषद को क्या कहा गया, परिषा कहा गया है। क्या कहा गया, परिषा कहा गया। मौर्य काल में मंत्री परिषद को अशोक के अभिलेखों में इसे क्या कहा गया, परिषा कहा गया है। ये तो बात थी अशोक के साम्राज्य के मंत्री परिषद की। अशोक के केंद्रीय प्रशासन की बात करें, मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन किस हिसाब से था, तो केंद्रीय प्रशासन मौर्य काल में केंद्रियों में सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन में आता था तीर्थ, और तीर्थ का दूसरा नाम था महामात्य। केंद्रीय प्रशासन में जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो हुआ करता था तीर्थ, यानी इसका दूसरा नाम क्या था, महामात्य था। अब ये तीर्थ या महामात्य क्या हुआ करती थी, राजा को प्रशासन में मदद के लिए, राजा को प्रशासन में मदद के लिए 18 पदाधिकारियों का समूह क्या कहलाता, 18 पदाधिकारियों का समूह तीर्थ या फिर महामात्य कहलाता था। ये केंद्रीय प्रशासन में जो सबसे बड़ा अधिकारी था मौर्य वंश में वो क्या था, तीर्थ या फिर महामात्य था। तीर्थ या महामात्य किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, मौर्य वंश में राजा को प्रशासन में सहायता देने के लिए जो 18 पदाधिकारियों का समूह था उसे क्या कहा जाता है, तीर्थ या फिर अमात्य महामात्य कहा जाता है। तीर्थ या फिर महामात्य कहा जाता है। अब इस तीर्थ या महामात्य का जो प्रधान अध्यक्ष हुआ करते थे, एक तो तीर्थी हुआ करता था और एक हुआ करता था पुरोहित। तीर्थ या फिर पुरोहित हुआ करता था। तीर्थ या फिर पुरोहित ये इस तीर्थ या महामात्य का प्रधान अध्यक्ष हुआ करते थे। तो तीर्थ का ध्यान रखना क्या था, हुआ था राजा को प्रशासन में सहायता के लिए जो 18 पदाधिकारियों का समूह था उसे क्या कहा गया, तीर्थ कहा। अब मौर्य वंश में मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती थी, तो मौर्य वंश में मंत्रियों की नियुक्ति किस हिसाब से होती थी, मंत्रियों की नियुक्ति उनके चरित्र को जांच परख कर फिर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती। मौर्य काल में मंत्रियों की नियुक्ति किस हिसाब से की जाती थी, पहले उनके चरित्र को चेक किया जाता था कि चरित्र का बंदा अच्छा है या बुरा है। अगर वो अच्छा होता तो उसे मंत्री बना देते, बाकी नहीं बनाते थे। अब ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि मौर्य वंश में या मौर्य काल में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए उनके चरित्र को जांचा परखा जाता था। उन्हीं अभिलेखों में क्या कहा गया, तो मंत्रियों के चरित्र को जांचा परखा जाता था, उन्हीं अभिलेखों में उपधा परीक्षण कहा गया है। उन्हीं अभिलेखों में क्या कहा गया, उपधा परीक्षण कहा गया है। तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे बड़ा कौन था, तीर्थ हुआ करता था, जो राजा को प्रशासन में 18 पदाधिकारियों का समूह था जो प्रशासन में सहायता करता था। और मंत्रियों की नियुक्ति उनके चरित्र को जांचने के बाद ही उनको नियुक्ति दी जाती थी। उस परीक्षण को कहा जाता है उपधा परीक्षण कहा जाता है। तो ये तो बात थी केंद्रीय प्रशासन की। अब केंद्रीय प्रशासन के बाद में प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे, उसके बाद नगरीय प्रशासन पढ़ेंगे, अलग अलग से पढ़ेंगे ताकि जल्दी आसानी से समझ में आए। पहले केंद्रीय प्रशासन और फिर अब पढ़ेंगे हम लोग प्रांतीय प्रशासन। मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन कैसा था। अब मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन कैसा हुआ करता था, तो ध्यान रखना मौर्य काल में कितने प्रांत थे, तो ध्यान रखना एक तो पहला शासक आया था चंद्रगुप्त मौर्य। एक ये भी अच्छा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में टोटल प्रांत कितने थे, 4 प्रांत हुआ करते थे। लेकिन जब अशोक आता है, अशोक के शासनकाल में प्रांत कितने हो गए, 5 प्रांत हो गए। अशोक के काल में कितने प्रांत हो गए, 5 प्रांत हो गए। वो प्रांत कौन कौन से थे, एक तो हो गया उत्तरापंथ, दूसरा हो गया दक्षिणापंथ, और तीसरा हो गया श्रवणगिरी, अवंती।
चौथा हो गया मध्य देश या मध्य प्रांत। ये तो थे 4 प्रांत अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, जबकि अशोक के काल में 5वां प्रांत जुड़ जाता है कलिंग वाला, क्योंकि अशोक ने कलिंग को जीता था ना। तो उसके बाद में अशोक के काल में तो टोटल प्रांत कितने थे? 5 थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कितने प्रांत थे? 4 प्रांत थे। इनकी राजधानियां भी अलग अलग हुआ करती थी। उत्तरापंथ की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। उत्तरापंथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी। दक्षिणापंथ की कौन सी राजधानी थी? दक्षिणापंथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। और अवंती की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? उज्जैन हुआ करती थी। मध्य देश मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। और कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। तो यानी प्रांतीय प्रशासन की हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो अशोक के काल में टोटल प्रांत कितने थे? 5 थे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में टोटल प्रांत कितने थे? 4 थे। ये तो 4 प्रांत तो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल के। और अशोक जब कलिंग को जीतता है तो 5वां प्रांत जोड़ दिया, कौन सा? कलिंग वाला। ये अशोक के काल में कुल मिलाकर 5 प्रांत हुआ करते थे। अब देखो चाणक्य ने यहां क्या कहा है। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को 8 भागों में बांटा है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांट दिया। जबकि मेगस्थनीज भारतीय समाज को 7 भागों में बांटेगा, वो आगे देखेंगे मेगस्थनीज इंडिका में। तो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को कितने भागों में बांटा है? चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को 8 भागों में बांट दिया। कौन कौन से भागों में बांटा है चाणक्य ने? तो ध्यान रखना, सबसे पहले 1 नंबर पर तो जैसे इस हिसाब से था। चलो पहले मैं नाम लिख देता हूं फिर बताऊंगा। इधर लिख देता हूं नाम। नंबर 1 तो था साम्राज्य। चाणक्य ने जो मौर्य साम्राज्य को 8 भागों में बांटा है वो कोड 1 नंबर तो साम्राज्य था। नंबर 2 हुआ करता था चाणक्य साम्राज्य के बाद में प्रांतों में बांट दिया था। साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया। प्रांतों के बाद में बांटा था आहार या फिर विषय। ये भी एक अच्छा है, आहार और विषय का भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आहार या फिर विषय। इसके बाद में नंबर 4 को बांटा था स्थानीय। नंबर 5 बांटा था द्रोणमुख। नंबर 6 बांटा था द्रोणमुख के बाद में खारोटिक। नंबर 7 बांटा था संग्रहण। और नंबर 8 बांटा था ग्राम। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य को 8 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? नंबर 1 साम्राज्य, नंबर 2 प्रांत, नंबर 3 आहार या विषय, नंबर 4 स्थानीय, नंबर 5 द्रोणमुख, नंबर 6 खार्वटिक, नंबर 7 संग्रहण, नंबर 8 ग्राम। अब देखो इनमें क्या हुआ करता था। इनमें क्या हुआ करता था, साम्राज्य का जो पूरे साम्राज्य का, अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूं। यह है मौर्य वंश का, मान लो अशोक का पूरा साम्राज्य। इस साम्राज्य को क्या क्या फिर प्रांतों में बांट दिया। कितने प्रांत बताए मैंने? 5 प्रांत बताए। इस हिसाब से प्रांतों में बांट दिया। ठीक है, ये 5 प्रांत हो गए। पूरा साम्राज्य, बीच वाला क्या हो गया? प्रांत। फिर इन प्रांतों को भी आहार या विषय में बांट दिया। इस हिसाब से छोटे छोटे और कर दिए। आहार और विषयों को फिर स्थान में बांट दिया, फिर द्रोणमुख में, फिर खावर्टिक में, फिर ऐसे कर बांट दिए गए। तो पूरे साम्राज्य का तो संचालन कौन करता था? राजा करता था। पूरे साम्राज्य का कौन करता था? राजा करता था संचालन। जबकि प्रांत का संचालन कौन करता था? या तो राजा का राजकुमार करता था, राजा का जो उत्तराधिकारी, या फिर राजा का कोई निकट संबंधी करता था, कोई रिश्तेदार वगैरह मान लो। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को 8 भागों में बांटा है। साम्राज्य एक तो कहा कि साम्राज्य जिसका प्रशासन राजा करता था। दूसरा प्रांत का प्रशासन या तो राजकुमार चलाता था या राजा का कोई निकट संबंधी चलाता था। आहार या विषय, ये बहुत अच्छा है। मौर्य काल में जिलों को आहार या विषय कहा जाता था। जिलों को आहार या विषय या फिर चक्र भी कहा जाता है इन्हें। मौर्य वंश में जिलों को क्या कहा जाता था? आहार या विषय कहा जाता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, मंत्री परिषद को कहा गया था प्रीसा। ठीक है, जिला को कहा गया आहार विषय, आहार या फिर विषय या फिर चक्र कहा गया है जिलों को। ये तो मंत्री परिषद है और यह है जिला। जैसे मुगल काल में मंत्री परिषद को तो विजारत कहा गया,
और जिलों को सरकार कहा गया। उसी प्रकार मौर्य वंश में मंत्री परिषद को प्रीसा और जिलों को कहा गया आहार चक्र या विषय कहा गया। स्थानीय क्या हुआ करता था? मौर्य काल में 800 गांवों का जो समूह था वो क्या कहलाता था? 800 गांवों का समूह स्थानिक कहलाता था। मौर्य वंश में 800 गांवों का समूह क्या कहलाता था? स्थानीय कहलाता था। द्रोणमुख मौर्य काल में या मौर्य वंश में 400 गांवों का जो समूह था वो क्या कहलाता था? द्रोणमुख कहलाता था, 400 गांवों का। खारवटिक 200 गांवों के समूह को खारवटिक कहा जाता था, यानी 200 गांवों का समूह बना दिया उसे खारवटिक। फिर संग्रहण 100 गांवों का समूह को संग्रहण कहा गया। अब ये ग्राम, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। मौर्य वंश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, मौर्य वंश में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसका क्या नाम था? ग्राम था। वैसे तो मौर्य वंश, सबसे पहले मौर्य वंश, फिर मुगल काल आएगा। मुगल काल के बाद में और बात करें तो बौद्ध काल में सब में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही हुआ करती थी। वर्तमान आधुनिक काल में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन है? ग्राम ही है, जिसका मुखिया सरपंच कहलाता है। तो उसी प्रकार मौर्य वंश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम हुआ करती थी। तो ये चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को, प्रशासन को 8 भागों में बांटा है। सबसे पहले साम्राज्य, जिसका राजा पूरे साम्राज्य का संचालन राजा करता था। फिर प्रांत, प्रांत का संचालन कौन करता था? राजकुमार या निकट संबंधी कोई राजा का। आहार या विषय या फिर चक्र, इसे जिला कहा जाता। और जिले के प्रशासनिक अधिकारी को स्थानिक कहा जाता था। जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे स्थानिक कहा जाता था। और स्थानिक में 800 गांवों का समूह, द्रोणमुख में 400 गांवों का समूह, खारवटिक में 200 गांवों का समूह और संग्रहण में 100 गांवों का समूह। और मौर्य वंश या काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। इसके मुखिया को क्या कहा जाता था? आप बता देना कमेंट करके कि मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, इसके मुखिया को क्या कहा जाता था, फिर मैं बताऊंगा। तो ये तो थी दोस्तों मौर्य वंश में प्रशासन की बातें। आगे जब मैं नगरीय प्रशासन पढ़ाऊंगा इसके बाद में थोड़ी सी साहित्य की बात करेंगे, मौर्य वंश में क्या क्या चीज़ों का निर्माण हुआ या नहीं हुआ है। तो तब तक आप इस वीडियो की प्रतिक्रिया मुझे दीजिए, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। धन्यवाद।